हैं हमारी प्राथमिक शिक्षा में अभी फिलहाल। मुस्कान का केस देखें, मुस्कान ने जुलाई 2020 में कक्षा 1 में नामांकन लिया और वो अभी सितंबर में कक्षा 2 की छात्रा है। तो लगभग 2 साल से ज्यादा उसको हो गया, 2 साल के करीब, 1.5-2 साल हो गया उसको स्कूल में नामांकित हुए, लेकिन उसको भी ठीक से नहीं पता कि उसके हिंदी भाषा के या गणित विषय के शिक्षक कौन से हैं, वो भी अभी ठीक से जानती नहीं है। तो अभी जब बच्चे आएंगे तो कई बच्चों का तो शिक्षकों के साथ शायद पहली बार ही परिचय होगा, शिक्षक भी बच्चों को समझेंगे और बच्चे भी शिक्षकों को समझेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा गैप है। एक और बच्चे का उदाहरण देखें आप, रवि का। तो रवि अप्रैल 2020 में कक्षा 4 में उसका पदस्थापन हुआ, उससे पहले कक्षा 3 वो पूरी कर चुका था। अभी वो कक्षा 5 का छात्र है और कक्षा 4 में पढ़ना लिखना और संक्रियाएं, जो जोड़ घटाव गुणा भाग है, उसको अच्छे से आते थे, वो सीख चुका था। अभी जब पिछले दिनों समुदाय में जाकर उसको कार्यपत्रक दिया तो पता चला कि वो पढ़ना लिखना और संक्रियाएं करना लगभग लगभग भूल चुका है। तो रवि जैसे बच्चे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहले बुनियादी दक्षताओं में ठीक थे, पढ़ लेते थे, समझ लेते थे, लिख लेते थे अपने विचार, और अब 1.5-2 साल का जो गैप बना है उसमें ये हुआ कि वो ये चीजें भूल चुके हैं। तो रचना, मुस्कान और रवि जैसे खूब बच्चे हमारे विद्यालयों में अब आने वाले हैं। तो ये कुछ उदाहरण रखे हमने चुनौतियों के रूप में। उमा मैम ने अभी अनम्यूट किया था। उमा मैम, आप प्लीज कुछ कहना चाहें? हाँ मैम, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे। चलिए ठीक है, हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं, शायद कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है उनकी साइड पे। तो ये 3 बच्चों का जो उदाहरण मैंने आपके समक्ष रखा, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं और मैंने पढ़कर भी बताया। तो कुछ शिक्षक साथी अगर इस पे कुछ कहना चाहें, कोई 1-2 सर मैम कुछ भी इस पे अपने विचार रखना चाहें, रखें, कि आपके भी आपको भी लगता है ऐसे ही बच्चे हमारे सामने आएंगे या कुछ और भी होंगे? हाँ सर। हेलो, हाँ राम बाबू, दिनेश जी, राम बाबू जी, कोई भी सर। जी हाँ जी सर। जी सर, बोलिए बोलिए राम बाबू जी। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस विषय पे, जी जैसे मान लो एज के आधार पर भी हम बच्चों को नामांकित करते हैं 5वीं क्लास में, 4थी क्लास में, 3री क्लास में। तो वो बच्चे भी पहली बार ये हमारे साथ जुड़ते हैं विद्यालय में। और ये जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं 2 साल से थोड़ा दूर है हमसे, तो जितना हम समझ रहे हैं ना कि भाई बच्चे सब कुछ भूल सके, जी भूल, तो सब कुछ तो अभी तक भुला तो नहीं पाए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जो थोड़ा बहुत अभी तक उनमें ज्ञान है। जी जी। और जैसे एज के आधार पर यदि कोई बच्चा आता है तो हम उसको भी पूरी मेहनत और लगन से जी सर, जी सर, का प्रयास करते ही हैं। जी। तो वैसे भी जैसे समय, जैसे आने वाले सोमवार से स्कूल खुल, तो हम बच्चों के साथ में अगर बढ़िया अच्छी से मेहनत करते हैं तो फिर से उनमें सुधार होने की पूरी संभावना तो रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सही कहा सर आपने। और कुछ बच्चे जरूर ऐसे होंगे कि जो शायद थोड़ा कम भूले होंगे, या उनके साथ थोड़ा अभ्यास करेंगे हम तो उनको जल्दी से रिमाइंड भी हो जाएगा पुराना जो उनका पढ़ा हुआ है। तो जरूर कुछ बच्चे ऐसे होंगे। तो जो 3 उदाहरण आपके सामने रखे। हाँ जी सर। जी हाँ जी सर, प्लीज म्यूट कर लें। हाँ राम बाबू सर, प्लीज म्यूट कर लें। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। तो ये जो दिनेश 3 जी भी बच्चों बोल का रहे थे, उदाहरण दिनेश आपके, जी कुछ कहना हाँ दिनेश चाहते जी थे। सर कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ दिनेश जी सर प्लीज। अभी सर होल्ड पे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ होल्ड पे हैं दिनेश जी तो भी शायद ठीक है। तो ये जो 3 बच्चों का उदाहरण आपके सामने रखा मुख्य तौर पर समझने के लिए कि किस तरह की चुनौतियां होंगी। और राम बाबू जी सर ने भी ठीक कहा कि कुछ बच्चे तो ऐसे जरूर होंगे जिनको
बहुत कम भूले होंगे, या उनको अगर थोड़ा अभ्यास कराएंगे तो उनको जल्दी से याद आ जाएंगे। तो एक हमारे सर ने, गुरुजी ने एक सवाल भी रखा है और महत्वपूर्ण सवाल है काफी। राजेश जी ने रखा है कि प्राथमिक क्लास के बच्चों को स्कूल में 2 साल वापसी पर पढ़ने के लिए कैसे उत्साहित करें, यह भी थोड़ा समझाएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल रखा सर आपने। तो जो 3 बच्चों का उदाहरण आपके सामने रखा, आपके समक्ष रखा, इनके बीच में भी बहुत सारे बच्चे होंगे, जैसे राम बाबू जी ने उदाहरण दिया, और भी बहुत सारे कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने सीखा था और वो बिल्कुल ही भूल चुके हैं। रवि तो फिर भी लगभग थोड़ा बोला है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिलेंगे आपको जो लिखना पढ़ना सीख चुके थे, जोड़ घटाव गुणा भाग सीख चुके थे, लेकिन अभी आप दोबारा उनसे बात करेंगे, उनको कुछ सवाल करने को देंगे तो शायद वो ना कर पाए। तो ऐसे भी आएंगे, इनके बीच के भी कई एग्जाम्पल हमारे सामने आने वाले हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो चुनौतियां अगर देखे जाए तो 3 बड़ी मुख्य चुनौतियां हम सबके सामने हैं, कि एक तो जो बच्चे बुनियादी दक्षताएं ही भूल गए, जैसे हमने रवि का उदाहरण रखा, और बहुत सारे बच्चे होंगे, उनको बुनियादी दक्षताओं पर कैसे उनकी पुनः प्राप्ति हो, कैसे वो क्षमताएं बच्चे पुनः अर्जित करें, सबसे बड़ी चुनौती एक ये होगी। फिर बच्चे जब, बुनियादी दक्षताएं क्या होती है इस पे थोड़ा हम आगे भी बातचीत करेंगे। दूसरी समस्या हमारे सामने बड़ी ये होगी कि कक्षा स्तर की दक्षताओं पर काम करना, कि बच्चे अगर बुनियादी दक्षताओं में बच्चों ने अर्जित कर ली, उनको लिखना पढ़ना जोड़ घटाव गुणा भाग आ गया, तो फिर कक्षा स्तर की 2 दक्षताएं हैं जो उनको और आगे बढ़ाती है, उन दक्षताओं पर बच्चों के साथ काम करना। तीसरा बड़ा सवाल होगा हमारे सामने, वो होगा बच्चों की रुचि को बनाए रखना। तो जैसे अभी एक सर ने भी, राजेश जी सर ने शायद ये सवाल भी रखा था कि पढ़ने में बच्चों को कैसे उत्साहित किया जाए, कैसे उनकी रुचि बनाई जाए, ये एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। उमा मैम अब कैमरा भी ऑन कर लिया। उमा मैम प्लीज आप अनम्यूट करके आप कहना चाहें सभी के सहभागियों के लिए हमारे लिए अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ जी जी, आवाज आ रही है? हाँ मैम अभी आवाज आई आपकी। अब आ रही है। सभी को मेरा सादर नमस्ते। अभी काफ़ी देर से प्रयास के बाद अब जा कर के थोड़ा सा नेटवर्क काम में आया है। मेरा सभी से अभी दिलीप जी के माध्यम से आदरणीय सीबीओ मैम भी हैं एसएस में, उन्हें देख करके और काफ़ी प्रेरित करते हैं ये भी हमेशा हमें, उनको भी नमस्कार। और सभी साथियों को, मित्रों, ये जो चुनौतियों का समय रहा है, ये अपने आप में हमें कहीं ना कहीं कोई अवसर भी देना चाह रहा है। अब जो 27 तारीख से यानी कि सोमवार से हमारे विद्यालय में जो नौनिहाल कक्षा 1 से 5 की कक्षाएं वापस से शुरू हो रही हैं, तो इन कक्षाओं के आने पे सबसे ज़्यादा तो महत्वपूर्ण बात है कि हम एक आत्मीयता के साथ में बच्चों का वेलकम जरूर करें। जी प्लीज मैम कंटिन्यू। हाँ, तो ये जो चुनौती हम सबके सामने है, तो जो उस चुनौती का सामना सबसे ज्यादा बच्चों के साथ हमें आत्मीयता के साथ हम उनका स्वागत करें, ताकि उन्हें एक लगे, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले हम लोग एक दो विद्यालय का जाकर करके आए अवलोकन, तो बच्चों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, एक खुशी थी। ऐसा लग रहा था, कुछ बच्चों से बातचीत हुई, 6 क्लास की एक बिटिया थी नीलिमा, उसने बहुत खुश होके कहा कि मैडम ऐसा लग रहा है कि जैसे 15 अगस्त के दिन जो हम मनाते हैं, 26 जनवरी को पर्व मनाते हैं, आज भी ऐसा ही पर्व होना चाहिए कि हमें अच्छा लगा कि हम स्कूल आए और अपने साथियों से मिले। तो क्योंकि अब इस समय बच्चे थोड़ा सा एक पाठ्यक्रम संबंधी चीजों से हट से गए हैं, और यद्यपि हम सब शिक्षकों का प्रयास ये रहा है, आप लोगों ने डोर टू डोर जाकर भी उनको कन्वे किया, जुड़ने पर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहे, होमवर्क डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहा, कमी कहीं भी नहीं आई। आओ सीखे घर से पुस्तकों से जो वर्कशीट प्राप्त हो रही थी, उन वर्कशीट के माध्यम से भी हम उन बच्चों के साथ में खूब जुड़े रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम फेस टू फेस कंटिन्यूशन में नहीं उनसे रूबरू हो पाए। लेकिन मित्रों, आप सब
ऊर्जावान साथी है हमारे। अपनी एक चिर परिचित उसी मुस्कुराहट के साथ जब बच्चों से हम मिले, तो ये जो चुनौती हमें मिली है उसको एक खूबसूरत अवसर दे सकते हैं कि बच्चे हमसे ज्यादा जुड़ पाए, और जब वो सोमवार से स्कूल आएंगे तो उनके साथ आते ही सबसे पहले हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन उन बच्चों के साथ रहना चाहिए, कि हम उनसे बात करें, एक स्नेहपूर्ण वातावरण उन्हें दे पाए, कि उन्हें लगे कि वहाँ अब हम वापस से जो एक 18 महीने का जो अंतराल हुआ है, जो एक लर्निंग गैप आ गया है हम उन बच्चों में भी, तो वो लर्निंग गैप को पहले तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि कहाँ कुछ कमियां मान लो वो रह रही है, तो हम उसे दूर कर पाए। उनसे उनका पारिवारिक हालचाल भी पूछना होगा, तो उनकी व्यक्तिगत कुछ बातों से भी हमें जानने की कोशिश हम करेंगे। और अभी जो दिलीप जी ये बहुत अच्छे से बात अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि उसे आगे करें, और आप सब साथी भी अपने अनुभवों का साझा जरूर करें, कि जो भी आपके द्वारा कुछ नया हट करके इन चुनौतियों के रूप में हमें जो मिला, और उसमें भी आपने जो प्रयास अपने अनवरत जारी रखे, उस प्रयास को जो अनुभव के रूप में आप में मिला उसको जरूर आप साझा करिए। धन्यवाद दिलीप जी, अब आप आगे अपनी बात को रख सकते। धन्यवाद उमा जी। आदरणीय सीबीओ मैम, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि हम सबके उत्साहवर्धन के लिए मैम जरूर कुछ विचार भी अपने रखें। मैम प्लीज। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है क्या सभी तक? जी मैम, जी अच्छे से आ रही है मैम। आज ये प्राथमिक शिक्षा में जो चुनौतियों का जो विषय है, वास्तव में ये हमारे लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, प्रत्येक स्तर पर ही शिक्षा में इस समय चुनौतियों का समय चल रहा है। हम जो कोविड से एक लंबे समय से जो जूझ रहे थे, उसके पश्चात अब हमें थोड़ी राहत है, सकारात्मक समाचार आ रहे हैं कि कोविड के केसेस अब नगण्य मात्रा में हैं। तो ऐसे वातावरण में जहां हमारे बच्चे पिछले 2 सत्रों से एक मतलब डर वाले वातावरण में जी रहे थे कि कोविड से पता नहीं क्या हो जाएगा, कोविड के प्रति बहुत सारी उनकी आशंकाएं थी, बहुत सारी संभावनाएं भी थी, बहुत सारा डर जो था, अब वो शायद उससे दूर भी हो गए होंगे। लेकिन सर्वप्रथम तो मैं मेरे शिक्षकों से यह आग्रह करना चाहूंगी कि जो भी विभाग के द्वारा एसओपी की गाइडलाइन है उसका हम पालन करें, उनको दूर दूर बैठाएं, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, हैंड वॉश का ध्यान रखें, और बच्चे प्रॉपर मास्क पहन कर आए, और जो हमारे कक्षों उनकी प्रॉपर सफाई व्यवस्था का भी ध्यान रखें, क्योंकि इतने दिन से हमारे कक्ष बंद थे, उनमें जाले हो सकते हैं, और बारिश के बाद उनमें सीलन भरा वातावरण भी हो सकता है। तो उन कक्षों की सफाई करा दें, और दरी पट्टियों में धूप भी लगा दें, जाले हटा दें, और खाली कक्षों में भी थोड़े पंखे वगैरह चला दें, जिससे वहाँ का वातावरण थोड़ा अच्छा हो जाएगा, सुखद हो जाएगा। और उनको पहले दिन ही एसओपी की जो पालना है उसके विषय में बताएं। और इतने दिन के पश्चात जब बच्चे विद्यालय आ रहे हैं, ऐसा तो मैं नहीं मानती कि बच्चों ने शिक्षा से नहीं जुड़े रहे, क्योंकि हमारे गत सत्र में भी और इस सत्र में भी स्माइल के प्रोग्राम के द्वारा बच्चों को शिक्षा से निरंतर जोड़े रखने का प्रयास किया गया है। लेकिन धरातल स्तर पर जब मैंने बच्चों से बात किया है या शिक्षकों से बात भी की है, तो मुझे लगता है वो उनके छोटे बच्चों में इतने प्रत्येक बच्चे तक उस शिक्षा की पहुंच नहीं हो पाई है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्माइल 3 के माध्यम पर लगातार गति नहीं बना पाए होंगे, तो उन बच्चों में विस्मरण भी हो गया होगा, जो उनका ज्ञान था, जो कौशल था, जो उनकी क्षमता थी, वो कहीं विस्मृत हो गई होगी। तो सर्वप्रथम तो हमें जब भी बच्चों से बात करनी है तो उनका मनोबल बढ़ाना है और उनको प्रोत्साहित करना है कि इतने समय तक उन्होंने जो खोया है, जो वो नहीं पढ़ पाए हैं, वो बहुत जल्दी ही उसको कवर अप कर लेंगे। और इसके लिए मेरे शिक्षकों से भी मैं आग्रह करती हूँ कि वो भी अपनी डायरी में योजना बनाएं
स्वयं के लिए बनाएं, इसलिए नहीं बनाएं डायरी में योजना की कोई अधिकारी आएगा तो डायरी देखेगा। वो स्वयं एक ऐसा प्लान बनाएं कि बच्चों के साथ में उनको किस प्रकार का संवेगात्मक व्यवहार करना है, किस प्रकार से उनको मनोवैज्ञानिक तौर पर उनको डील करना है और क्या उनको देना है जिससे बच्चों का विद्यालय आने के प्रति रुझान विकसित हो और जो उनका शिक्षा का स्तर बहुत ही कमजोर हो गया था उसको वो धीरे धीरे शनय शनय प्रयास से उनको उस स्तर तक लाएं जिस पर उनसे अपेक्षा की जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS अपना 12 नवंबर 2021 को आयोजित किया जाएगा। यह एक राष्ट्रीय मूल्यांकन कार्यक्रम है जो कि भारत सरकार द्वारा कराया जा रहा है और ये प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी विद्यालयों में के बच्चों के आधार पर हमारे स्तर का पता चलेगा कि हमारे बच्चे कहाँ पर इस समय उनका कौन से स्किल पर चल रहे हैं, उनका शिक्षा का स्तर क्या है। तो सभी से मेरा आग्रह है कि आप बच्चों को NAS परीक्षा के दृष्टिकोण के रखते हुए भी हमारी जो वर्क बुक है उसमें जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करवाएं और प्रतिदिन भी ये सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भी NAS से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न पेपर आते, क्वेश्चन पेपर आते हैं, उनको भी आपको हल करवाना है तो बच्चों को एक सही दिशा भी मिलेगी। और ये वर्क बुक जो आई हैं उनको बच्चे सभी करें, ऐसे नहीं कि यहाँ से वर्क बुक आपके विद्यालयों तक पहुंचे और वो वहाँ किसी कक्षा की ही शोभा बन के रह जाए। वो बच्चों तक पहुंचे और उनमें बच्चे अपना काम भी करें। इसके लिए आप चुनौती सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, चुनौती हमारे शिक्षकों के लिए भी है, क्योंकि इतने 2 सत्र से निरंतर जो हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हमारा जो एक रूटीन बिल्कुल बेकार हो गया है, बिना बच्चों के हमें रहने की आदत पड़ गई है। अब बच्चे आएंगे तो उनके अनुसार हमको कार्य करना होगा, तो थोड़ा खुद भी इतना सक्रिय होना पड़ेगा, तभी विद्यालयों में पुनः एक शैक्षिक वातावरण का सुखद निर्माण हो सकेगा। और मुझे लगता है कि हमारा जो ये जो संस्था है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, इस वातावरण बनाने में एक सतत प्रयास करते रहे हैं। कोरोना टाइम में भी विभिन्न ट्रेनिंग के माध्यम से डाइट के द्वारा भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स कराई जाती रही हैं। पहले ऑनलाइन हो रही थी, अब ये कोरोना के पश्चात से ऑफलाइन ट्रेनिंग फिर से कराई जाने लगी हैं। तो जो भी आप इस ट्रेनिंग को करते हैं, ट्रेनिंग को सिर्फ इस रूप में नहीं लेना है कि आप एक दिन आपको इस विद्यालय से मुक्ति मिल गई। यहाँ जो भी कुछ सीख कर जा रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि आपको वहाँ उन बच्चों तक वो भावना, वो कंटेंट पहुंचाना है, तभी हमारा जो प्रयास है वो फलीभूत होगा और इसकी भूमिका आप ही के द्वारा निभाई जा सकती है। बच्चों को लाभ एक आप ही हैं, चाहे कितने भी डीओस बैठ जाएं, कितने भी कोई भी बैठ जाएंगे, बच्चों की पूरी जिम्मेदारी तो हमारे शिक्षकों की भी है और चुनौतियों से भी आपको ही सामना करना पड़ता है और उसके तरीके भी आपको ही खोजने पड़ते हैं। तो तरीके हम सिर्फ दिमाग में नहीं खोजे, उनको हम एक अपना एक प्लान भी बनाए, एक ड्राफ्ट भी तैयार करें। प्रत्येक शिक्षक की यदि डायरी में ऐसा कुछ ड्राफ्ट मिलेगा तो बहुत खुशी होगी हम कि हमने गणित में अपने को किस तरह से बच्चों को इस स्तर तक लाना है, विज्ञान में उनको विज्ञान किस तरह से लाना है, हिंदी में उनको किस तरह से भाषा में उनका सुधार करना है और इसी तरह से अंग्रेजी में। और एक बात मैं मेरे शिक्षकों से और कहना चाहूंगी कि हम अपनी मारवाड़ी राजस्थानी भाषा को बहुत अच्छे रूप से बढ़ावा दें। बहुत अच्छी बात है, हमारे बच्चे अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को बिल्कुल नहीं भूलें, लेकिन हम जब विद्यालय में रहें तो हम एक खड़ी बोली का प्रयोग करें और बच्चों को भी प्रयास ये करें कि वो हमारी खड़ी बोली में ही बात समझें। ऐसा नहीं कि बच्चा समझ में नहीं रहा तो हम उसको तुरंत राजस्थानी में समझा दिया हमने। अगर हम उस भाषा में समझा देंगे तो वो वही भाषा में समझ पाएगा। तो उसका जो भी हम ज्ञान कौशल में विकसित करें, उसको हम अपनी जो हिंदी भाषा है जो हमसे अपेक्षा की गई है वही बोलेंगे। तो यदि कभी बच्चा मंच पर बोलेगा तो अपनी बात को एक साफ शुद्ध उच्चारण में अभिव्यक्त कर सकेगा। इन सभी बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। विद्यालय में आप सभी समय पर पहुंच रहे होंगे
इसका ध्यान रखें। ऐसा नहीं हो कि हमारे अभी कुछ मतलब बच्चे नहीं आ रहे थे तो थोड़ा हो सकता है कहीं कोई विलम्ब हो जाता हो, लेकिन आप पुनः एक अनुशासन का वातावरण निर्माण करें। ऐसा नहीं हो कि कहीं कोई अधिकारी जाए, क्योंकि ये एसओपी की पालना का निरीक्षण करने के लिए भी राज्य स्तर से ताला लगा हुआ था। जब इस तरह से कोई समाचार हमारे पास आता है तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है। ना तो हमारे शिक्षक के प्रति हमें कोई कार्यवाही करने का मन होता है और हमें बहुत ही एक अनावश्यक से हमें क्षमा मांगनी पड़ जाती है हमारी ऐसी गलती के लिए जिससे हम बच सकते हैं। तो आप पूरे अनुशासन का भी ध्यान रखें और जो भी आप बच्चों को काम करा रहे हैं उसको समय पर जांच कार्य भी करें। यदि आप जांच कार्य करके उनको उसमें गलती में सुधार नहीं करेंगे तो बच्चों में वो नहीं हो पाएगा। इसलिए भाषा और गणित और अंग्रेजी भाषा का आप विशेष ध्यान रखेंगे। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दिलीप जी। अब आप अपना आपका जो भी मूल उद्देश्य है आज की मीटिंग का उसे आप कैरी ऑन। थैंक यू। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने बहुत सारगर्भित रूप से अपने विचार रखे और मैम ने जो बातें रखी हैं उसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें मुझे लगी। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो गाइडलाइन है। और ये जो चुनौतियां 3 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही हैं, तो उसमें चौथी बड़ी चुनौती ये है हमारे सामने कि हम बच्चों के स्तर पे जाकर ये समझा पाए कि ये महामारी क्या है और उससे बच्चे और हम उससे बच सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है हम सबके लिए, क्योंकि गांव में आमतौर पर इस महामारी को लेकर उतनी जागरूकता नहीं देखी जाती है और जैसे जैसे थोड़े आंकड़े कम होने लगते हैं तो हम सब लोग भी थोड़े उसके प्रति लापरवाह होने लगते हैं। लेकिन अभी भी सजगता और सतर्कता बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद मैम। और मैम ने 1-2 बातें और महत्वपूर्ण बोली कि ये जो हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं इसमें जो हम कर सकते हैं, जो तौर तरीके हम निकालेंगे, वो हम सब मिलके कुछ ना कुछ अपने तौर तरीके जरूर निकालेंगे। कुछ कुछ मूल बिंदुओं पर, कुछ मूल प्रिंसिपल्स पर एक साझा समझ, एक साझी राय हम लोग बना सकते हैं और उसी पे ही हम लोग आज थोड़ी चर्चा आपके सामने करेंगे कि वो मूल बिंदु क्या है, वो मूल प्रिंसिपल्स क्या हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, जो कि जिसका हम सब लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हमको बच्चों के साथ जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाने में ज्यादा मदद मिलेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं चर्चा में और सभी साथियों से पुनः आग्रह करूंगा कि म्यूट पे रहें और जहां कहीं बात रखने का मौका हो तो जरूर 2-4 साथी जरूर उसमें बात रखें। तो ये जो हमारे सामने परिस्थिति आई है, सबसे बड़ी इसमें समस्या चुनौती हमारे लिए ये बन रही है कि बच्चे बहुत कुछ भूल चुके हैं। बच्चे जब वापस स्कूलों में आएंगे तो हम ये साफ तौर पे देख पाएंगे कि बच्चों ने 1.5-2 साल पहले जो अर्जित किया था उसमें से बच्चे कहीं ना कहीं बहुत कुछ भूल चुके हैं। तो अब इस पे थोड़ा सा हम आगे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आखिर बच्चे भूलते क्यों हैं? आमतौर पर ये तो एक खास सिनेरियो, लेकिन आम तौर पर भी बच्चों में जब भूलना होता है, जो उनको हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, अवधारणाएं सिखाते हैं, तो वो बच्चे भूलते क्यों हैं? तो 3-4 विकल्प आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे कि अभ्यास की कमी, या स्मृति क्षमता में कमी, या कंटिन्यूटी निरंतरता का अभाव बच्चों में होता है तब बच्चे भूल जाते हैं। चौथा बिंदु है सार्थकता और जीवन से जुड़ाव ना होने के कारण बच्चे भूलते हैं। तो इन चारों बिंदुओं पर आपकी क्या राय है कि कौन सा इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके कारण बच्चे, जिसका अगर ध्यान नहीं रखा जाता है तो बच्चे सीखी गई अवधारणाओं को, क्षमताओं को बच्चे भूल जाते हैं? इसमें से आप किसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना चाहेंगे? अभ्यास को, स्मृति क्षमता को, निरंतरता को, या सार्थकता को, जीवन से जुड़ाव को? कोई 1-2 साथी इस पे जरूर अपने विचार अभी रख सकते हैं। जी
कोई भी साथ में बात रखे, गणपत जी हैं, अंबालाल जी हैं, काफी लोग हैं ना साथ में। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। गणपत जी, एक बात अंबालाल जी, जो भी प्रश्न है और उसके कुछ विकल्प हैं, आपको कौन सा उसमें सही, सबसे सही लगता है? जी राम बाबू सर कुछ कहना चाह रहे सर इस विषय पर, कुछ अपने विचार? नमस्ते। जी गणपत जी, हाँ सर, गणपत जी सर बोलिए। किस बात पे चर्चा करनी है सर? मैंने चालू किया ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर बात जो है हम वही कर रहे हैं अभी कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के साथ किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आएंगी। एक सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि बच्चे बहुत कुछ भूल चुके होंगे। तो बच्चे जब भूलते हैं तो भूलने के पीछे आपको सबसे बड़ा कारण क्या लगता है? ये 4-5 कारण, 4 कारण आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इसमें आप कुछ कहना चाहें तो? दिल सर लगता है कि क्या नाम जी जी रेगुलरिटी थी ना, जी, जो बच्चों के साथ रेगुलरिटी थी ना, वो कम से कम regular, 1.5-2 साल से हम साथ नहीं रहे उनके साथ। जी 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 जी, और वर्क भी दे रहे हैं, लेकिन जो काम हम उनके साथ मिलकर साथ बैठकर कर सकते हैं ना, मुख्य चुनौती तो ये है कि जब वो आएंगे हमारे सामने और उनको स्तर तक लाना, उसके लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी हमको। ठीक है सर, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो और साथी अगर इस प्रश्न पे कुछ राय रखना है, सोसर जी और कृष्णा जी उन्होंने हैंड रेज किया है, प्लीज आप अपने विचार रख सकते हैं जो स्क्रीन पर प्रश्न है उस संदर्भ में। सर नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते कृष्णा जी, बोलिए। जी मेरे लिए तो सबसे मुख्य बिंदु ये है कि निरंतरता का अभाव। जी मैम। क्योंकि अगर बच्चा अगर डेली रेगुलर विद्यालय नहीं आ पा रहा है तो वो अभ्यास नहीं कर पाएगा, और अभ्यास नहीं करेगा तो उसकी स्मृति भी कम बनेगी, उस चीज को वो सीख नहीं पाएगा और सभी बच्चों से पीछे रह जाएगा। तो सबसे मेन मैम आप ना दूरी बना के बोले, बाकी साथियों से आप दूर हो जाए। मैम आपकी आवाज डबल इको हो रहा है ना, तो आप थोड़ा सा दूर होके बाकी साथियों से तब अपनी बात रखेंगे। जी सर। जी हाँ मैम की बात, थैंक जी मैम, हाँ जी मैम ने अपनी बात रखी मेरा और हाँ मुख्य कारण लगता है रेगुलर। ठीक, जी और सर, कोई अगर विद्यालय से बच्चा बाकी कृष्णा मैम कुछ बात कह रहे हैं, उसके बाद दिनेश जी सर ने अनम्यूट किया, कुछ कहना चाहेंगे? जी सभी साथियों को नमस्कार। हाँ जी, हाँ सर, हाँ दिनेश जी बोलिए सर, बोलिए। जो स्क्रीन पे 4 मुख्य बिंदु दिए हुए हैं कि बच्चे क्यों भूलते हैं: अभ्यास की कमी, स्मृति क्षमता में कमी, निरंतरता का अभाव, और चौथा और महत्वपूर्ण बिंदु है सार्थकता और जीवन से जुड़ाव का ना होने के कारण। जो चौथा बिंदु दिया हुआ है कि हम जो बालक को पढ़ाने का, समझाने का, सिखाने का प्रयास करते हैं, उसकी कुछ सार्थकता होनी। जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साथ वो जो मुख्य है बहुत आवश्यक है यदि हम बालक को हाँ दिनेश जी, आपकी आवाज डिस्टरबेंस हो रहा है, लेकिन आपका विचार मैं समझ गया। आप चौथे बिंदु को सबसे महत्वपूर्ण मान रहे हैं और आप रख रहे हैं कि अगर सार्थकता जीवन से जुड़ाव नहीं होता है तो बच्चे फिर उस चीज को बहुत जल्दी से भूल जाते हैं। बिल्कुल सर, आपने इस तरफ ध्यान दिलाया। मैम इससे पहले कह रही थी कि रेगुलरिटी बहुत जरूरी है और शायद गणपत जी सर का भी इसी ओर इशारा था। तो हम इस बिंदु पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा एक अभ्यास अभी हम करके देखते हैं और उसमें भी आप लोगों की प्रतिक्रियाएं हमें चाहिए होंगी।
कुछ एक छोटे से अभ्यास आपके सामने स्क्रीन पे आएंगे, तो जो साथी जुड़े हुए हैं सुन रहे हैं प्लीज वो स्क्रीन पे जो पीपीटी डिस्प्ले है उसको जरा ध्यान से देखें, है ना। थोड़ा हम इस पे बात करेंगे, ये थोड़ी मनोविज्ञान वाली बात है और काफी महत्वपूर्ण है आगे जब हम बच्चों के साथ जुड़ने वाले हैं, और उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जो अभी एक्सरसाइज करके देखेंगे उसमें से उभर के आपके सामने आएंगी। जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। चूंकि ऑनलाइन हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं इसलिए क्षमा चाहेंगे, सब साथियों को शायद बोलने का मौका ना मिल पाए, लेकिन विचार के साथ बात के साथ सभी जुड़े रहे हैं ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। तो कुछ चित्र आपके सामने स्क्रीन पे भी दिखाई देंगे आप लोगों को, जो साथी जुड़े हुए हैं प्लीज स्क्रीन पे जो चित्र दिखाई देंगे उनको देखेंगे और उनको याद रखने की कोशिश करेंगे। जी सर, नूर मोहम्मद जी सर। हाँ, सबसे ये आग्रह रहेगा, स्क्रीन पे कुछ चित्र दिखाई देंगे और उनको आप देखें और उनको याद रखने की कोशिश करें। देखिए चित्र दिख रहे हैं, मैं जल्दी से आगे बढ़ाऊंगा, आप कुछ साथी जरूर उनको देख लें। ये दूसरे चित्र और ये तीसरा समूह, 3 समूह मैंने अभी आपको दिखाए। एक चौथा समूह दिखाता हूं आपको, ये देखिए ग्रुप है, और उसके बाद एक और। तो अब एक दो साथी अपने इस पे विचार रख सकते हैं। आपके स्क्रीन पे सवाल है कि माया मैम कह रहे हैं स्क्रीन पे दिख नहीं रहा, तो शायद मैम आपकी तरफ इंटरनेट का कुछ इश्यू हो सकता है, बाकी मेरी तरफ से तो स्क्रीन डिस्प्ले हमारे साथी कंफर्म कर सकते हैं, राजेंद्र भाई और शिवा की स्क्रीन पे पीपीटी डिस्प्ले है। दिख रहा है, दिख रहा, ठीक ठीक, थैंक यू। तो अभी कुछ चित्र आप लोगों के सामने रखे थे, तो इस पे कोई साथी लोग प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, कौन से चित्र याद है, कौन से समूह याद है? राम बाबू जी सर शायद कुछ कह रहे हैं, राम प्रकाश जी सर। जी सर। हेलो जी जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते, प्लीज सर बोलिए। सर मुझे जैसे अभी आपने ये चित्र दिखाया तो मुझे एक समूह बहुत बढ़िया याद है। कौन सा सर? जैसे एक पेड़ का चित्र है, चिड़िया का चित्र है और उसमें घोंसला है। घोंसला है, बिल्कुल ठीक है ओम प्रकाश जी। उससे पहले जो दिखाया था उसमें चित्र याद है सर, क्रमबद्धता है इसमें, जैसे पेड़। हाँ, अब और चित्र में क्या है कि आम का भी था, एक टॉफी का चित्र भी था, तो उसमें क्रमबद्धता नहीं होने से क्या है कि थोड़ा सा के दिमाग में बैठा नहीं, और ये चित्र है ना, ये समूह फटाफट दिमाग में बैठ गया सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कोई साथी ने हैंड रेज किया हुआ, शायद कुछ कहना चाहें? जैसे ओम प्रकाश जी सर ने बताया कि उनको पेड़, घोंसला और चिड़िया तुरंत दिमाग में बैठ गया, क्योंकि उनको लग रहा है कि उसमें कुछ क्रमबद्धता थी, कुछ जुड़ाव था, इसलिए वो तुरंत उनको याद हो गया। जी, एक और चित्र था टॉफी का, आम का, तो वो भी। जी हाँ, कोई और सर? मैम कुछ प्रतिक्रिया देंगे इस पे, चित्र पे? जो ग्रुप बी में आम का और टोपी का चित्र दिया हुआ है जी, उसको बच्चे ज्यादा याद रखेंगे। आम, टॉफी और क्या है सर साथ में? एक चीज और थी सर, याद आ रहा था आपको? सर वो क्या है कि एक्चुअल में मेरे स्क्रीन पे वो चित्र आए नहीं थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। जैसे वो दिखने लगे वो खत्म हो गए। अच्छा अच्छा तो अच्छा मैं जो आप बता रहे हो उसके आधार पे ये निवेदन कर रहा हूँ कि बालक जो याद रखेंगे उनके जो खाने पीने की जो है, तो आम है, टॉफी है और एक चीज और थी इसके साथ में जो आप बता रहे हो, उसके बारे में बालक जरूर याद रखेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राम बाबू जी सर कुछ कह रहे थे? जी सर। हाँ सर, वो हमें भी है ना, जो पहले वाला दूसरा वाला चित्र याद नहीं है, बस एक दो, जैसे पहले वाले में मछली और बाउल का ध्यान है मुझे, तीसरा चित्र किसका, लेकिन चिड़िया, घोंसला, पेड़ सबके लास्ट में आया ना, तो वो सबको याद रहेगा। तो जाते हैं, ध्यान नहीं रहता क्या था उसे, लास्ट वाला सबके लास्ट में जो चित्र दिखाया है ना, वो सबको
ठीक है मैम, ठीक है। दूसरा भूल, पहला देखते हैं फिर दूसरा देखते हैं तो पहले को भूल जाते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। फारूक निशा मैम ने बोला है मैंगो जूस फ्रूटी था वो, उसमें मैंगो जूस फ्रूटी। ठीक है मैम, बिल्कुल सही बताया आपने जी। राम बाबू जी सर कुछ कह रहे हैं आप? माइक ऑन किया आपने सर। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। तो एक बार पुनः थोड़ा सा हम देखें जी। जी सर, कोई कुछ साथी कुछ कह रहे हैं? हाँ एक बार पुनः जब आप इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो जैसे मैम ने बोला कि मछली तो याद आ रही थी, जैसे मछली था, मानव कुछ बना हुआ इंसान, वो कुछ देखा मैम ने। बाउल देखा था, इनको बाउल याद आ रहा था, लेकिन वो पेन पकड़े हुए जो एक इंसान का चित्र है वो उनको याद नहीं आ रहा था, है ना। इसमें भी साथी लोगों को याद नहीं आ रहा था। लेकिन आप अगर आखिरी वाले चित्र पे जाएं तो इसमें तीनों चीजें तुरंत याद आ रही थी। मैम सर ने भी बोला और मैम ने भी बोला बाद में, क्योंकि शायद ये भी कह रहे हैं कि बाद में भी देखा, लेकिन सर बोले कि इसमें आपस में भी कुछ क्रमबद्धता है। तो आप जब ये दूसरे वाले चित्र को देखेंगे तो इसमें भी आप ये पाएंगे कि ये भी, जैसे सर ने बता ही दिया था आम और टॉफी का तो बता दिया था एक सर ने, तो ये भी आपको तुरंत आसानी से आपको याद हो पाएंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि आखिर कारण क्या है। कारण इसमें आपको क्या लगता है? ये वाला जो चित्र है, क्योंकि एक तो ये हमारे परिवेश से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये चिड़िया, घोंसले, पेड़ पत्ते, पौधे, इनको सब हम रोज देखते हैं, इनके बारे में बात करते हैं, इनसे गुजरते हैं, इनका एक्सपोजर बहुत अच्छा है हमारे लिए। दूसरी बात ये है कि जब हम इन चीज़ों को देखते हैं आपस में कोई ना कोई जुड़ाव जरूर इनका है। जो ये जुड़ाव है इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो जुड़ाव है ये हमारे अपने मन में है। क्योंकि अगर किसी इंसान ने, किसी बच्चे ने कभी घोंसला नहीं देखा होगा तो ये जो जुड़ाव जो सर बता रहे थे, ये जुड़ाव उस बच्चे के मन में, उस इंसान के मन में नहीं होगा। तो ये चीज़ें तो मौजूद हैं दुनिया में, लेकिन हमको कैसे अनुभव मिले हैं और क्या हमारा एक्सपोजर उसके साथ रहा है, तो ये जो जुड़ाव बनते हैं ये हमारे मन में बनते हैं, हमारे एक्सपोजर के माध्यम से। तो देखिए जैसे इनमें आपको लोगों को जुड़ाव महसूस हुआ, याद हुआ, है ना। और इसमें भी एक जुड़ाव है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आइसक्रीम से भी हम खूब परिचित हैं, शर्ट भी बहुत सारे साथी परिचित हैं, ईंट से भी परिचित है, लेकिन इसको भी याद रख पाने में तकलीफ होती है कि क्या चित्र था, क्या देखा था। लेकिन अभी कोई मैं छोटी सी इसमें एक संदर्भ जोड़ूं, जैसे कि मैं एक बार नीली शर्ट पहनकर आइसक्रीम खाने गया था। आइसक्रीम लेकर जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में 2-3 ईंट पड़ी थी, मेरा पैर उन ईंट से टकराया और मैं गिर गया, मेरी नई नीली शर्ट खराब हो गई। तो एक छोटी सी घटना से, संदर्भ से जो क्रमबद्धता नहीं आपके मन में बनी थी, वो क्रमबद्धता आपके मन में बनने लगेगी। फिर ये जो चित्र हैं ये आपको और सहजता से, आसानी से याद होने लगेंगे। तो याद होने में मनोवैज्ञानिक जो लोग कहते हैं उसमें 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो चीज़ हम याद कर रहे हैं या हम बच्चों को याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका उस सीखने वाले के पुराने अनुभवों और उसके पूर्व ज्ञान के साथ कोई ना कोई जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। जैसे पेड़, घोंसले और चिड़िया का हमारे सबके साथ, हमारे अनुभव के साथ कोई ना कोई जुड़ाव था, इंटरकनेक्शन था, इसकी वजह से हम, और जब ये जुड़ाव होता है तो उसमें एक सार्थकता बनती है। जहां पर ये जुड़ाव नहीं बन पाता है वहां पर भूलने की संभावना बढ़ जाती है। जहां पर सार्थकता होती है वहां पर याद रह पाने की संभावना अधिक हो जाती है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कारण उसमें लगता है भूलने में, कि जब जीवन में कोई उसकी उपयोगिता नहीं होती, हम उसको अपने लाइफ से कोई कनेक्शन, उसका कोई एप्लीकेशन नहीं देख पाते हैं, तो उसको याद रख पाने में परेशानी होती है। चौथा बड़ा कारण है जब हमको अलग अलग तरीकों से अभ्यास करने का मौका नहीं मिलता है, तब बच्चे भूलते हैं। तो लेकिन अगर इस पे देखा जाए तो अक्सर हमारे स्कूलों में क्या होता है कि पूर्व अनुभवों, सार्थकता, इसकी बजाय अभ्यास को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है।
लेकिन हम अभ्यास की बात कर रहे हैं, जो वो अभ्यास होना चाहिए वो हो जो कि जिसका कुछ जुड़ाव बना हो, और फिर समझने के बाद, सार्थकता के बाद फिर कुछ उसका अभ्यास बच्चों को दिया जाए, विविध तरीके से अभ्यास दिया जाए। तो ये हमने बात की भूलने के कारणों के ऊपर कि अगर जब बच्चे भूलते हैं तो उसके कारण क्या होते हैं। बच्चों के मन में अगर कोई स्कीमा उसका नहीं बन पाता है, कोई कनेक्शन नहीं बन पाते हैं, तो फिर बच्चों में भूलने की प्रवृत्ति ज़्यादा देखी जाती है। जहाँ पर कनेक्शन बन जाते हैं वहाँ पर याद रह पाने की संभावना अधिक होती है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखूं कि बोर्ड पर कुछ शब्द लिखे हैं, मत, चल, काल, कला, माला, दाल। ये जो शब्द लिखे हैं इसमें से कुछ शब्द तुरंत बच्चा जब पढ़ेगा तो उसके मन मस्तिष्क में जुड़ाव तुरंत बन जाएगा, जैसे कि दाल, काला, है ना, चल, क्योंकि वो इन शब्दों का इस्तेमाल अपने जीवन में खूब करते होते हैं, अपने आसपास उनको इसका खूब एक्सपोजर होता है। तो जैसे ही वो शब्द इस तरह के पढ़ते हैं तो तुरंत उनके मन में जुड़ाव बनते हैं। लेकिन कई और शब्द अगर हमको पढ़ने को, जैसे मत, कला, काल, अब ये ऐसे शब्द हैं जो कि बच्चों के अनुभवों से थोड़े दूर के शब्द हैं, इनमें अमूर्तता का स्तर अधिक है। ऐसे शब्दों से अगर हम आ की मात्रा बच्चों को पढ़वाएंगे तो बच्चे में ये पूरी संभावना है कि वो उनको जल्दी भूल जाएंगे। तो जब कोई बच्चों को कोई सिखाया जा रहा है, चाहे हम जोड़ सिखा रहे हैं, चाहे मात्राएं सिखा रहे हैं, पढ़ना सिखा रहे हैं, वहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो बच्चों के अनुभवों के साथ, उनकी पूर्व ज्ञान के साथ जुड़नी चाहिए, तभी उसके साथ कुछ वो उसके साथ कनेक्शन बना पाते हैं। जैसे मैं एक और उदाहरण गणित का आपके सामने रखूं कि एक कक्षा में बच्चों के साथ संवाद हो रहा था। बच्चे बोर्ड पे आके आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, सर ने सवाल दिए हुए थे बोर्ड पर, और बच्चे आसानी से बोर्ड पर आकर गुणा करते हुए, पहाड़े बोलते हुए आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे थे। मैंने बच्चों के समक्ष ये प्रश्न रखा कि अगर हमको इस कमरे की छत का क्षेत्रफल निकालना हो जो कि आयताकार है तो क्या करना पड़ेगा। बच्चे वहां पर चुप थे, बच्चे वो जुड़ाव ही नहीं देख पा रहे थे कि जिस आयत का क्षेत्रफल हम बोर्ड पर निकाल रहे हैं वो हमारे आसपास भी मौजूद है और उनके क्षेत्रफल भी निकाले जा सकते हैं। बच्चों के मन में कम से कम ये प्रश्न तो आ सकता था कि सर आप इसकी लंबाई चौड़ाई बताओ छत की, हम क्षेत्रफल निकाल के बता देंगे, लेकिन बच्चों के मन में वो सवाल भी नहीं था। तो हो क्या रहा है, बच्चे केवल ये देखते हैं कि बोर्ड पर किताबों पे जो कराया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है, जीवन के साथ जुड़ाव बना पाना स्कूल में पढ़ने के दौरान कोई ज़्यादा महत्व का नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं, अब बच्चे पुनः जब स्कूल में आ रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि वो आने वाले समय में जो सीखें अच्छे से सीखें, सार्थकता के साथ सीखें, तो ये जरूर हमें देखना चाहिए कि बच्चों के पुराने अनुभवों, पूर्व ज्ञान के साथ जुड़ाव बने और जीवन में कहीं ना कहीं उसका वो कोई कनेक्शन देख पाए। नूर मोहम्मद जी सर ने हैंड रेज किया, सर कुछ कहना चाह रहे हैं? शायद गलती से हुआ हो। तो ये बात थी हमारी भूलने के ऊपर, क्योंकि ये हम सब देख रहे हैं कि बच्चे जो आएंगे। जी जी जी, कुछ कहना चाहते हैं? जी सर बोलिए। मोहम्मद सर आप प्लीज बोलिए अनम्यूट करके। ठीक है। हाँ सर, अभी अनम्यूट नहीं हुआ नूर मोहम्मद जी सर। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। तो सर बीच में जब भी आप विचार रखना चाहें तो रख सकते हैं ना। तो ये जो बातचीत थी कुछ उदाहरण के सामने आपके सामने रखी, और ये बात करने का मूल उद्देश्य हमारा ये था क्योंकि ये हम अब बहुत देख रहे हैं कि बच्चे ने जो पहले सीखा था वो भूल गए हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण तो ये उभर के आता ही है कि बच्चों के साथ रेगुलरिटी नहीं बन पाई, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये उभर के आता है उसमें कि बच्चों ने जो पहले सीखा था
वो जुड़ाव के साथ, अपने अनुभवों के साथ जोड़ते हुए, सार्थकता के साथ शायद ना सीखा हो। जिन बच्चों ने जुड़ाव बनाया था, जिन बच्चों ने सार्थकता के साथ सीखा होगा पहले, आप देखेंगे कि उन बच्चों को, अगर वो बच्चे थोड़ा भूल भी गए होंगे तो उनको जल्दी से वो चीजें याद आ जाएंगी, वो रिमाइंड कर लेंगे कि सर ने हाँ ये बताया था, ये सिखाया था, है ना। लेकिन अगर केवल रटवाई करोगी बच्चों के साथ, गिनती लिखवाना, ABCD लिखवाना, पढ़वाना, कक्का लिखवाना, 12 खड़े लिखवाना, जिसका बच्चों के जीवन के साथ कोई जुड़ाव बनता नहीं है, तो फिर ऐसे में बच्चों में भूलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं काफी। तो ये हम एक मूल बात ये समझ सकते हैं कि जब बच्चे पुनः हमारे विद्यालयों में जुड़ें तो हम अधिक से अधिक पूरी तरह से ये कोशिश करें जो हम बच्चों को सिखाएं, जहां से भी शुरू करें बच्चों के साथ, कोशिश ये हो कि बच्चे अपने अनुभवों, अपने एक्सपीरियंस, अपनी दुनिया के साथ चीज़ों को जोड़ते हुए चलें। और प्राथमिक कक्षाओं में ये करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, केवल ये एक नज़रिए भर की बात है। जी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं कि क्या करेंगे। तो ये जो नुकसान हुआ है बच्चों के शैक्षणिक स्तरों में, तो इसमें जो प्रयास किए जाने होंगे वो अभी हमें लग रहा है कि 2 स्तर पे हमें उसको देखना चाहिए। एक तो शिक्षक और स्कूल के स्तर पे किए जाने वाले प्रयास क्या होंगे, दूसरा होगा सामूहिक प्रयास। हम सब मिल के क्या कर सकते हैं, पीओ साहब और हम जो साथी लोग हैं, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के लोग हैं, और आपके जो दूसरे स्कूलों के शिक्षक साथी हैं, अधिकारीगण हैं, तो ये एक सामूहिक प्रयास क्या हो सकता है, उस पर हम थोड़ी सी अभी बात करेंगे। तो पहले हम थोड़ा ये बात करते हैं स्कूल स्तर पर किए जाने वाले प्रयास क्या होंगे। अगर बच्चों को हम शैक्षणिक स्तर पर अपेक्षित स्तर करना चाहते हैं, उन्हें उनको वापस से जो उन्होंने भूला है उस पर काम करना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्राथमिक बिंदु होगा कि बच्चों का भाषा और गणित की बुनियादी दक्षताओं के आधार पर आकलन किया जाए। आकलन का मतलब ये नहीं है कि उनके साथ हमेशा कोई टेस्ट लिया जाए, वो कुछ गतिविधि आधारित भी हो सकता है, पेपर पेंसिल टेस्ट, कोई वर्कशीट, कोई कार्यपत्रक भी हो सकता है। तो सबसे पहला चरण यही होगा कि हम बच्चों के पुनः उनके स्तर को पुनः समझें। वो एक डायलॉग करके भी हम बच्चों के स्तर को समझ सकते हैं, बोर्ड पर कुछ अभ्यास देकर भी बच्चों के स्तर को समझा जा सकता है कि बच्चा हिंदी में कितनी मात्राएं उसको आती है, कितने अक्षर वो याद रख पा रहा है, कितने भूल गया है। तो सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण चरण हमारा यही होगा कि बच्चों की बुनियादी दक्षताओं के आधार पर उनके स्तर को पुनः समझें। एक तरह का इसको कह सकते हैं कि बेस लाइन फिर से करना होगा, और पुख्ता बेस लाइन इस समय हमको करना होगा जब बच्चे हमारे स्कूल से जुड़ते हैं। दूसरा चरण जो होगा वो ये होगा कि बुनियादी दक्षताओं के आधार पर बच्चों के उपसमूह बनाकर हमें काम शुरू करना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम बात करें भाषा में, अगर बुनियादी दक्षताएं हैं कि बच्चे पढ़ के समझ पाए, सरल गद्य को बच्चे पढ़ के समझ पाए, और अपने विचार को बच्चे लिखित और मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर पाए, तो पढ़ने और लिखने के आधार पर ही बच्चों के उपसमूह, हम कक्षा 1 से 5 तक के उपसमूह हम बनाकर बच्चों के साथ काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे उपसमूह जब मैं कह रहा हूँ तो मोटी एक कैटेगरी है, एक मोटा विभाजन है कि जो बच्चे पढ़ना लिखना बिल्कुल भूल गए, जिनके साथ शुरुआत से ही शुरू करना पड़ेगा, घर चल लड़का से ही शुरू करना पड़ेगा उनके साथ, उन बच्चों का एक समूह। दूसरा ऐसा समूह जिनको थोड़ा बहुत कुछ याद है, पूरा भूले नहीं है, कुछ आ की मात्रा, ई की मात्रा तक वो पढ़ लिख लेते हैं, ऐसे बच्चों का दूसरा समूह बनेगा। तीसरा समूह ऐसा बनेगा जो राम बाबू जी सर ने शुरू में बोला था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बहुत कम भूले होंगे, उनको जल्दी से याद आ जाएगा, तो जो लगभग कक्षा स्तर पे होंगे, जिनको पढ़ना लिखना आता हो, जो कक्षा 4 और 5 के कुछ बच्चे होंगे। तो बुनियादी दक्षताओं के आधार पर बच्चों के उपसमूह बनाकर हमें काम शुरू करना चाहिए। तीसरी बात है कि जो हम दक्षताओं की बात कर रहे हैं, जो लर्निंग आउटकम की बात कर रहे हैं, उसके आधार पर बच्चों को कार्यपत्रक और कार्य पुस्तिकाओं पर अभ्यास बच्चों को करवाना होगा। तो जैसे एक गाइडलाइन भी हमने पिछले दिनों देखी थी, शिक्षा विभाग बीकानेर से जो जारी हुई थी, उसमें भी इस पर बहुत जोर दिया गया है कि जो लर्निंग गैप आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जहाँ पर लग रहा है कि बच्चा इस दक्षता को भूल चुका है, बच्चा जोड़ के सवाल भूल चुका है, तो उसको उन्हीं जोड़ के सवालों पर अब
समझाते हुए फिर से कार्यपत्र कार्य पुस्तिका पर काम उनको करवाना होगा। इसमें कार्यपत्र कार्य पुस्तिकाएं बहुत मदद करने वाली है, क्योंकि अभी हम गाइडलाइन में देख रहे हैं कि इस तरह की गाइडलाइन है कि आधे बच्चों को एक दिन बुलाइए, फिर आधे बच्चों को दूसरे दिन बुलाइए, तो फिर एक दिन का गैप रहने वाला है अभी शुरू में। तो वो एक दिन के गैप में बच्चों को अगर हम समझा के कार्यपत्रक दे देंगे तो बच्चे उसको करके ला सकते हैं दूसरे दिन, तीसरे दिन। चौथा जो प्रयास होगा वो ये होगा कि कुछ ऐसे TLM गतिविधियां करनी होंगी दीवारों में, स्कूल में जो दीवारें हैं उसका इस्तेमाल करना होगा, जिससे बच्चों का लर्निंग टाइम जो है वो बढ़े। केवल जब शिक्षक हों तभी बच्चा सीखे ऐसा ना हो कि दीवारों पर ऐसी सामग्री डिस्प्ले कर रखे। इससे कुछ उदाहरण हम आगे आपके सामने रखने वाले हैं, जो कि बच्चे जब शिक्षक ना भी हो, शिक्षक अगर कहीं दूसरे काम में व्यस्त है या दूसरे बच्चों के साथ व्यस्त है, तो दीवार पर लगी सामग्री के साथ वो इंटरेक्ट करते हुए अपने स्तर को वो बढ़ा सके, अपने स्तर को वो बरकरार रख सके। तो ऐसे TLM और गतिविधियों की बहुत ज़्यादा भी जरूरत होने वाली है। तो जब हम बुनियादी दक्षताओं की बात कर रहे थे तो उनको देख सकते हैं, और इसके आधार पर बच्चों के उपसमूह बनाकर काम किए जाएंगे तो हम बच्चों को पुनः जो उनके साथ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाने में काफ़ी हद तक सफल हो पाएंगे। तो जैसे भाषा में आप देख रहे हैं बुनियादी दक्षताएं, सरल गद्य को पढ़ के समझना और अपने विचार को लिखित और मौखिक रूप से अभिव्यक्त करना। गणित में आप देखेंगे एक तो संख्या ज्ञान और मूलभूत संक्रियाएं, जोड़ घटाव गुणा और भाग। तो ये बुनियादी दक्षताएं हैं जो कि सीखने के प्रतिफल जब आप देखते हैं तो वहां पर ये साफ तौर पे इंगित की गई हैं। तो जब ये बुनियादी दक्षताओं की बात करें, संख्या ज्ञान का मायने केवल ये नहीं है कि बच्चे को 100 तक गिनती बोली या चार्ट पे उसने या बोर्ड पे लिखी हुई देखी और वैसे के वैसे उसने उतार दी। संख्या ज्ञान के मायने यहाँ पर वही है कि बच्चा उन संख्याओं को अपने जीवन में उसका उपयोग भी कर पाता हो, उससे उस पर अगर उसको कुछ मौखिक सवाल दिया जाए, पूछा जाए, तो वो भी उसको उत्तर बता पाता हो, और उसको मात्रात्मक समझ भी हो, केवल आकृति वाली समझ नहीं हो, मात्रा वैल्यूज वाली जो उसमें होती है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, उसकी भी उसमें अंडरस्टैंडिंग हो और जीवन के साथ उसका जुड़ाव भी देख पाए। तो ये बुनियादी दक्षताएं हैं जो कि आगे की जो हम बात कर रहे थे शुरू में कि आगे के पूरा जो उनका सीखना है 6ठी 7वीं 8वीं में 5वीं के बाद, वो इन बुनियादी दक्षताओं के आधार पर ही हो पाता है। जब बच्चे गद्य को पढ़ के समझना सीख जाते हैं तो वो काफ़ी आत्मनिर्भर हो जाते हैं, वो प्रश्नोत्तर करने लगते हैं। हाँ, और अगर उनको कहीं समझ में नहीं आता है तो फिर शिक्षक साथी से पूछते भी हैं। तो इस बात को जरूर हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जो बुनियादी दक्षताएं हैं और जो सर्वे हुए हैं उसमें ये निकल के आता है, जो शोध हुए हैं, कि बहुत सारे बच्चे बुनियादी दक्षताओं को ही भूल चुके हैं। राम प्रकाश जी सर ने हैंड रेज किया, सर कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट करके कुछ कह सकते हैं सर प्लीज। चलिए ठीक है सर। तो बात ये कर रहे थे कि ये बुनियादी दक्षताएं जो हैं आगे की पूरी शिक्षा को आधार प्रदान करती हैं, इसलिए इन पर काम होना, कक्षा स्तर पर आने से पहले इनके आधार पर बच्चों का आकलन होना, बेसलाइन होना और इन पर बच्चों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम कक्षा स्तर में जो अपेक्षा की गई है, कक्षा 3 में, 4 में, 5 में, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें एक संदर्भ भी हम देख सकते हैं, जो नई शिक्षा नीति है वो भी बुनियादी दक्षताओं पर और गणित पर काफी उसका जोर है, और ये लक्ष्य लिया गया है कि 2025 तक कक्षा 3 में पढ़ने वाले सारे बच्चे कम से कम उनको ये तो बुनियादी दक्षताएं तो उनको आनी ही चाहिए। तो और इसलिए सरकार भी इस ओर खास तौर से प्रयास कर रही है। सीताराम जी सर ने अनम्यूट के कुछ कह रहे हैं सर? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक और जो सर ने बीच में सवाल रखा था, राजीव जी सर ने, कि कैसे और मैं उमा मैम ने भी इसको संबोधित किया था कि कैसे पढ़ने के प्रति रुचि बच्चों में जगाई जाए। तो उसमें एक तो बड़ा कारण यही है सर राजेश जी कि बच्चे पढ़ने में रुचि उनको, मेरा ये अनुभव है कि बच्चों में रुचि तभी जागृत होती है जब वो अपने जीवन के साथ जुड़ाव उसको देख पाते हैं। अगर केवल
पढ़ने में लिखने में केवल रटना हो रहा होता है तो बच्चों की रुचि जो है वो कम हो जाती है। जैसे कि उदाहरण लें हम कि हमारे स्कूल में बच्चे जो पढ़ने आते हैं, क्या कभी हमने ये कोशिश की कि चलिए गांव में घूमते हैं और देखते हैं हमारे आसपास क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या नारे लिखे हुए हैं, क्या जागरूकता की चीजें लिखी हुई हैं, है ना। सामुदायिक भवन में क्या लिखा हुआ है, हॉस्पिटल है उस पर क्या लिखा हुआ है, कई आजकल हर जगह हम देखते हैं पानी की कहीं टंकी है तो उस पर भी कुछ ना कुछ लिखा होता है, ट्रैक्टर ट्रॉली पे कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो अगर ऐसी चीजें को भी बच्चों को पढ़वाएंगे और उनको बोलेंगे चलो पढ़ के आओ, लिख के आओ, इसको क्या लिखा हुआ है, इस पे हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, क्या समझे तुम लोग, तो फिर बच्चे पढ़ने के प्रति और उत्सुक होंगे, जागरूक होंगे। तो सबसे रुचि का सबसे बड़ा एक पहलू यही है कि हमारे हमारे अपनी दुनिया, हमारी अपने जीवन के साथ उसका क्या जुड़ाव बन पाता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है, जो 4 स्टेप में हमने बात कर ली, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि बच्चों में ये देखा जा सकता है, ये संभावना पूरी जताई गई है कि बहुत सारे बच्चों में अरुचि हो सकती है पढ़ने के प्रति, स्कूल में आने के प्रति। तो कैसे करें? तो क्या हम सीधा पढ़ाई लिखाई से शुरुआत कर दें पहले दिन से ही, चलो लिखो 12 खड़ी लिखो, ABCD लिखो, गिनती पहले उल्टी लिख लो फिर सीधी लिख लो? तो ऐसे शायद नहीं करना चाहिए। उमा मैम ने किया था बात को, तो ये जरूर अभी के दिनों में जब स्कूल शुरू होते हैं तो इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि प्रतिदिन 1 घंटा छुट्टी से पहले या पूरे दिन में कोई 1 घंटा बच्चों के लिए जरूर हो, जिसमें बच्चे कला का, खेल का, सृजनशीलता का कुछ काम करें। जैसे कला में हम कह रहे हैं कि बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाएं या चित्र बनाएं अपने मनपसंद, है ना। खेल बहुत सारे बच्चे जानते हैं तो बच्चों को खेल खेलने का स्कूल में आकर मौका मिले, शिक्षक भी साथ में रहें, है ना। तो इस तरह से कोई ना कोई 1 घंटा जरूर बच्चों के लिए हमें निकालना होगा, रखना होगा, क्योंकि इसी अगर ये ऐसी गतिविधियां, कुछ सृजनशीलता बच्चों को करने को मिलेगी तो जरूर बच्चों का ठहराव और रुचि, जो बच्चे खो चुके हैं स्कूल में ऐसे बच्चे होंगे, तो उनकी रुचि फिर से बन पाएगी। तो कुछ उदाहरण के लिए इसमें हमने कुछ चीजें आपके सामने रखी है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सो सर जी, सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम सो सर जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? इसमें जरूर कोई साथी लोग अगर कुछ कहना चाहें, कोई सुझाव देना चाहें तो जरूर आमंत्रित हैं आपके सुझाव। अंबालाल जी, गणपत जी, आयशा बी मैम जुड़ी हुई हैं, कालू राम जी सर जुड़े हुए हैं, और भी जो भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं कुछ लोगों के नाम देख पा रहा हूँ, सबके नाम नहीं देख पा रहा हूँ। तो रुचि और ठहराव के लिए अगर जी सर। हेलो हेलो, मूलचंद जी सर, हाँ बोलिए सर। जी मिट्टी के खिलौने बनाना, खिलौने बनवाएं क्या बच्चों से, क्या है इसमें? जी सर, ये तो एक विकल्प के तौर पे, आपके उदाहरण के तौर पे सामने रखा है। तो ये गतिविधियां तो खैर आप पहले भी करवाते रहे होंगे, लेकिन अभी जब स्कूल पुनः शुरू होते हैं तो ये एक प्रस्ताव रखा जा रहा है आपके सामने, आप इस पे सहमत असहमत हो सकते हैं कि कोई 1 घंटा जरूर ऐसा रखें बच्चे जहाँ पर कुछ सृजनशील काम करें, बच्चे जहाँ पर रुचि लें, और इससे बच्चों में कॉन्सेंट्रेशन भी डेवलप होगा, रुचि भी डेवलप होगी कि देखो सर आज क्या करवाते हैं, है ना। तो पेपर फोल्डिंग के कुछ काम हो सकते हैं, नाटक वाले कुछ काम हो सकते हैं, बाल गीत कविता आदि करा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है सर, है ना सर। ये कुछ विकल्प हैं जहां आप सोच सकते हैं जिससे बच्चों में रुचि बने, है ना। ठीक। अब जो हम बात कर रहे थे कि कैसे बच्चों का लर्निंग टाइम स्कूल में बढ़े, तो उसके भी कुछ उदाहरण आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे, तो वो भी आप लोग देखिए एक बार, और उस पर भी अगर कुछ साथी लोग उस पर कुछ विचार रखेंगे तो जरूर हम सुनेंगे सभी साथियों के विचार। तो कैसे हम पुनर्बलन दे सकते हैं, कैसे लर्निंग टाइम बच्चों का बढ़ा सकते हैं। तो देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ ऐसी कविताएं और बच्चों के लिए किताबें हों
दीवारों पे डिस्प्ले हो और वो ऐसी कविताएं, ऐसी सामग्री हो जो कि बच्चों के परिवेश से, उनके अनुभव से, उनके स्तर के अनुसार, उनके स्तर से मेल खाती हो। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे आसमान पर बादल, चूहा और चूहिया वाली पकौड़ी वाली कविता है, तो बच्चों को ऐसी कविताएं बहुत पसंद है और सिंपल चार्ट पे बना के इसको डिस्प्ले किया गया है। अगर एक बार शिक्षक इन कविताओं को बच्चों को उंगली रखते हुए पढ़ के सुना दे और थोड़ी सी इस पे चर्चा कर ले, उसके बाद क्या ये देखा जाता है कि बच्चे फिर जब शिक्षक नहीं भी होता है तो बच्चे खुद से फिर इन कविताओं को उंगली रख के पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें वो अक्षर ढूंढते हैं, इसमें मात्राएं ढूंढते हैं, अपने आसपास के शब्द इसमें ढूंढते हैं। तो ये दीवारों पर ये सामग्री आगामी दिनों में काफी उपयोगी हो सकती है। तो इसके लिए थोड़ा समय निकालें, आपके पास कल का दिन है और बाकी आपको समय मिलने वाला है। तो अगर ऐसी सामग्री हम बच्चों के लिए तैयार करें और उसको डिस्प्ले करें तो बच्चों का सीखने का समय बढ़ सकता है, उनकी रुचि भी बढ़ेगी और वो शिक्षक के नहीं होने पर भी कुछ ना कुछ उनके पास करने के लिए अभ्यास हो सकता है। तो और दूसरा है, इसमें बच्चों की बनाई हुई सामग्री को भी इसमें डिस्प्ले किया जाता है। बच्चे अगर कुछ चित्र बना रहे हैं या उनके चित्रों के नाम लिख रहे हैं तो वो भी कक्ष में डिस्प्ले हो। एक राजकीय विद्यालय के फोटो ही इसमें आपके सामने हम डिस्प्ले कर रहे हैं। इसी तरह से पुस्तकालय जो है, जिसको रीडिंग कॉर्नर भी यहाँ पे नाम दिया जा रहा है, कि एक कक्ष में या पूरे स्कूल में कहीं एक कोना हो जहाँ पर बच्चों के लिए जो पुस्तकें उपलब्ध हैं वो रखी हों। बच्चों के लिए पूरे विद्यालय समय में से थोड़ा एक समय 40 मिनट 50 मिनट इन किताबों से रूबरू होने का उनको मौका मिले। इसमें वो जो सीख रहे हैं, जो अक्षर मात्राएं जो बच्चे सीख रहे हैं, उनको वो उसमें देखें, उनमें ढूंढें, उनमें पढ़ने की कोशिश करें। तो इस तरह का भी एक रुचिकर मौका बच्चों को स्कूल में आने वाले दिनों में मिलना चाहिए। ऐसी भी एक तैयारी होनी चाहिए शिक्षक के तौर पर। हरिराम जी सर कुछ कह रहे हैं सर, आपने अनम्यूट किया सर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और जरूर इस पे कुछ साथी लोग अपने विचार रख सकते हैं। तो ये हाथ से बनाई हुई कुछ और सामग्री के उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कुछ तुकबंदी हैं, पहेलियां हैं, है ना, और ये मात्रा पहचान के लिए कार्ड बना रखा है, चार्ट बना रखा है, वो भी डिस्प्ले किया हुआ है। तो इस तरह के अभ्यास जो हैं बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं, जब बच्चे खुद से भी इस पर कुछ अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह की सामग्री होना जरूरी है। आमतौर पे जो बाजार से जो सामग्री लाई जाती है वो बहुत सोची समझी और बहुत बंधी हुई होती है, वो खास चीज़ों को लेकर होती है। वो भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चों के स्तर के अनुरूप, उनके परिवेश, उनके अनुभवों के अनुरूप सामग्री का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऐसी सामग्री स्वयं शिक्षक बनाएं तो ज़रूर बच्चों के लिए जो हम काम करना चाहते हैं वो ज़रूर उपयोगी रहेगा। माया राव मैम कुछ कहना चाह रहे हैं? माया जी प्लीज मैम अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा समय पूरा होने वाला है थोड़ी देर में ही, तो फिर जो बातचीत है हम जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। तो बच्चों के परिवेश में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर बच्चों को भाषा और गणित का बुनियादी दक्षताओं का अनुभव बच्चों को दिया जा सकता है, उनसे चर्चा की जा सकती है, बात की जा सकती है। इससे क्या होता है, जो हम बात कर रहे थे कि बच्चों के अनुभवों से चीजें जुड़े, उसमें वो सार्थकता देख पाए। तो इस तरह की जो सामग्री हम देख रहे हैं जो उनके आसपास मौजूद है, तो इसका भी उपयोग करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि हाँ, जो मैं स्कूल में सीखता हूँ, समझ रहा हूँ, समझ रही हूँ, वो तो मेरे आसपास भी है, ये तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ सकते हैं, इस पर भी बात कर सकते हैं। तो ये भी उपयोगी सामग्री है। अब हम एक दूसरे मुद्दे पे आते हैं जहाँ हम बात कर रहे थे कि हम सब आपस में मिल के क्या कर सकते हैं, एक साझा रूप से हमको किन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। अभी हमने देखा स्कूल स्तर पर और शिक्षक के स्तर पे क्या होना चाहिए। अब हम देखते हैं हम सब लोग मिल के क्या कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं, कुछ शिक्षकों से हमने बात की कि अक्सर आपसे सवाल क्या पूछे जाते हैं। तो सवाल ये होते हैं कि गृह कार्य देते हैं, नहीं देते हैं, सिलेबस कितना पूरा हुआ, पोर्टफोलियो अपडेट होता है कि नहीं होता है, योजना नियमित बनती है कि नहीं बनती है। जैसे मैम भी आज हमारे सामने रख रहे थे, तो बिल्कुल ये सवाल होते हैं और ये सवाल जायज भी हैं, होने चाहिए। अब बात ये आती है कि अभी के संदर्भ को देखते हुए, अभी की परिस्थितियों को देखते हुए कौन से सवाल जायज बनते हैं हम सबके लिए,
जहाँ पर हम लोग आपस में बैठ के चर्चा करें, बातचीत करें। हमारे पीओ साहब, हमारे अधिकारीगण और भी जो लोग हमारे शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, तो अब सवाल दूसरे उभर के आते हैं। अब सवाल ये उभर के आता है हमारे सामने कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का स्तर क्या है, बुनियादी कौशलों पर जो हम बात कर रहे थे, पढ़ने लिखने पर। फिर उसी तरह से गणित में भी देखें कि मूलभूत संक्रियाएं और संख्या ज्ञान पे बच्चों का स्तर क्या है। स्तर का मतलब है कि कितने बच्चों को ये आता है, कितने बच्चों को ये नहीं आता। तो और फिर उनके लिए क्या सोचा जा रहा है, आपके मन में उसकी योजना क्या है, आपके लिए आवश्यकता क्या है, ये सवाल होने जरूरी है। अब सिलेबस और जो करिकुलम है, टेक्स्ट बुक जो है, वो उनकी प्रासंगिकता फिलहाल अभी कम है, उनको फॉलो करने की प्रासंगिकता भी कम है। ये जरूर है, उनको संदर्भ सामग्री के रूप में जरूर हम उपयोग में ले सकते हैं, पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं को, लेकिन मूलतः हमको देखना पड़ेगा बुनियादी कौशलों पर, उनको हमको आधार बनाना पड़ेगा। और सवाल बनता है कि क्या कक्ष में लिखित समृद्ध माहौल है, प्रिंट रिच की जहां बात कर रहे थे, बच्चों के लिए ऐसी सामग्री हो जहां बच्चे खुद से भी कुछ कर पाए। क्या कार्यपत्रक और कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग बच्चों के स्तर के अनुरूप हो पा रहा है, क्या बच्चे जो सीख रहे हैं उसे अपने जीवन से जोड़ के देख पा रहे हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है बातचीत का, चर्चा का। तो ये हमारी बातचीत थी हमारी तरफ से। कुछ साथी लोग अभी इस पे आज का जो हमारा ऑनलाइन सत्र रहा, इस पे अगर आप कुछ कहना चाहें, कुछ अपने विचार रखना चाहें तो रख सकते हैं। हमने आज बात की कि जब हमारे स्कूल खुलेंगे, प्राथमिक स्तर के बच्चे जब वापस आएंगे, तो किस तरह की चुनौतियां हम सबके सामने हैं और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एक दो बिंदु और हम देख लेते हैं। हाँ जी, इसको और जरूर इसको देख लें। आपके स्क्रीन पे जो चीजें आ रही हैं, इसको एक बार देखें। पीला बॉक्स है और दूसरे हरे रंग का बॉक्स है। तो इसमें से आप आइडेंटिफाई करें, चिन्हित करें कि कौन सी प्रक्रियाएं आपको अपनानी होंगी और कौन सी प्रक्रियाओं को आपको छोड़ना होगा। कौन सी बेहतर प्रक्रियाएं हैं, पीले बॉक्स वाली या हरे बॉक्स वाली। अब मैं चाहूंगा कि कुछ हमारे शिक्षक साथी इस पे प्रतिक्रिया दें। तो पीले बॉक्स में आप देखेंगे तो जो हमने चर्चा की वो वाली बातें कुछ उसमें हैं कि वास्तविक स्तर को समझें, गतिविधियां और कार्यपत्रक के माध्यम से उनका शैक्षणिक स्तर का उन्नयन करें, बच्चों के परिवेश और पूर्व ज्ञान के जुड़ाव का ध्यान रखें, बुनियादी दक्षताओं को आधार बनाएं और उसके आधार पर उपसमूह बनाते हुए काम करें, रुचि और ठहराव को बनाए रखने के लिए सृजनात्मक गतिविधियों का आयोजन बच्चों के लिए हो। और हरे बॉक्स में आप देखेंगे उसमें है कि पाठ्यक्रम को लक्ष्य बनाया जाए, बार बार बच्चों का टेस्ट हो, होमवर्क पे बहुत जोर हो, हाँ, नियमितता, ठहराव के लिए सख्त अनुशासन हो स्कूल में। जो लेट आएगा या स्कूल से जल्दी चला जाएगा उस पर कुछ कार्रवाई हो। तो इसमें से कौन सी प्रक्रियाएं आपको बेहतर प्रक्रियाएं लग रही हैं, आप कुछ साथी लोग इस पर रिस्पॉन्स करें तो हम फिर आज के सेमिनार को यहाँ पर समापन करेंगे। हेलो जी जी बोलिए। हेलो। हाँ जी राम बाबू जी सर बोलिए। हाँ जी सर, एक तो ये क्या है, बुनियादी दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए। जी सर। जैसे बुनियादी दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों से कार्य करवाना और एक सीखने सिखाने में बच्चों के परिवेश और पूर्व ज्ञान से जुड़ाव का अच्छे से ध्यान रखना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बच्चों की रुचि और ठहराव को बनाए रखने के लिए सृजनात्मक गतिविधियों का आयोजन करते रहना। जी जी जी, तो ये आपको महत्वपूर्ण बातें लग रही हैं। बिल्कुल सर। जी जी सर। इन बातों को ध्यान में रख करके कार्य किया जाए ना तो जरूर बच्चे कुछ सीखेंगे और जी जी सफल भी होंगे।
चलिए सर, धन्यवाद आपका। और कोई साथी सर मैम कुछ इस पे अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें? 2-5 मिनट हम अभी रुक सकते हैं। तो बालू राम जी जुड़े हैं, अंबालाल जी जुड़े हैं, और अंजू कुमारी मैम है, हबीब जी सर, गोविंद जी सर, फारूक निशा मैम, उन्होंने रेस्पॉन्स किया, दुर्गेशी मैम, हरिराम जी सर, हंसराज जी सर। आज की पूरी परिचर्चा पे आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें, कुछ कहना चाहें, कुछ फीडबैक हो, कोई विचार हो, कोई टिप्पणी हो तो जरूर कहें। सर ये सिर्फ पीला चार्ट है ना, इसमें जो गतिविधियां है ये अभी सार्थक नजर आती है, क्योंकि इसमें बच्चों को आधा ध्यान में रखेंगे, गतिविधि करवाना और कार्य करवाना, ये ज्यादा। ठीक है, थैंक यू। और कोई सर मैम कुछ टिप्पणी करना चाहें? कोई जो पीओ साहब हमारे जुड़े हैं, विजय लक्ष्मी जी, बद्री जी सर भी जुड़े रहे हैं चर्चा में, कुछ कहना चाहें, कुछ आपका सुझाव हो, कोई बात हो तो जरूर रखें। दिलीप जी, बहुत अच्छा सेशन रहा है आपका अभी, और लगभग सभी की सहभागिता भी रही, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा। तो जो बुनियादी दक्षताओं के बारे में काफ़ी कुछ आपने बताया, और टीचर्स की भी रही कि सृजनात्मक, अभी एकेडमीय सर बोले कि सृजनात्मक कार्यों में उनको व्यस्त रखना, ये एक सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को जितना ज़्यादा, जैसे जो हमारा शुरू से चला आ रहा है ना, एक्टिव बेस्ड लर्निंग, उसी को कायम रखना है। और अपनी NEP 2020 भी इसी बात को कह रही कि बच्चे की समझ को विकसित हमें करना है, ताकि वो क्रिएटिव डेवलपमेंट उसका हो सके और वो कुछ इनोवेशंस कर पाए। और डेफिनेटली अगर हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कुछ बेहतर करने के अवसर देते रहेंगे, और हमारा काम मॉनिटरिंग का रहे उसमें, तो बच्चे बहुत कुछ करके दिखाएंगे। क्योंकि अभी इस कोरोना काल में बेशक वो घर पर रहे हैं, लेकिन उनका माइंड मेकअप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करने में जरूर लगा, बिल्कुल, चाहे हाँ, क्योंकि अभी मैं इन दिनों स्कूल विजिट्स काफ़ी किया, CBO मैम के साथ मेरा रहा, तो हम लोगों ने कई स्कूल्स में हम गए, और वहाँ जाकर के इंडिविजुअली हम बच्चों से मिले हैं, डोर टू डोर भी मैम भी गए हैं, मैडम बहुत एक्टिव रहे हैं, क्रिएटिव रहे हैं भी। तो हम लोग इवन घरों में भी घर पर भी हम जा करके बच्चों से हमने कांटेक्ट किए, तो बच्चों के भीतर काफ़ी कुछ नया, जैसे उन बच्चों ने वर्कबुक दिखाई, ऐसा नहीं टीचर्स ने मेहनत नहीं की है, टीचर्स ने बहुत मेहनत करी है। अपने आप में एक भी शिक्षक ऐसा नहीं है जिसने ये सोचा हो कि नहीं अभी तो कोरोना काल, नहीं, सबने बहुत मेहनत करी है, और उसके परिणाम निश्चित रूप से समय लगेगा लेकिन मिलेंगे जरूर। और इस सत्र में काफी कुछ बच्चों, और अब जब 27 तारीख से ये खुल रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि जो मेरे सभी ऊर्जावान साथी जो इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, जिसमें पीओस हैं, बद्री जी हैं और विजय लक्ष्मी मैडम हैं, सभी लोग, आप सबकी सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेगी कि हम एक अच्छे लीडर होने के साथ साथ अपनी टीम को मोटिवेट करें, और बेहतर जो उन्होंने किया है अब तक और आगे भी जो करेंगे, प्रशंसा खुलकर करिए, और जहां अगर आपको कोई सुधार की बात लगती है तो वहां उनसे व्यक्तिशः आप कह के और अपन उसमें थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करें, क्योंकि एक टीम स्पिरिट से हम उन बच्चों को एक बेहतर निर्माण की ओर ले जा सकते हैं। बहुत अच्छे से आपका मैंने पूरा आपकी
ये वर्कशॉप अटेंड की है अच्छे से, तो अच्छा लगा मुझे बहुत। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की ये जो हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप चल रही है उसमें उसके माध्यम से बहुत कुछ हम अपने अनुभवों का साझा करेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट हो रही है वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें एक दूसरे के साथ ही बहुत अच्छे से मिल जाएगा। जी, थैंक यू माजी, थैंक यू मैम जी। और भी सर ने, मैम ने कैमरा ऑन, कुछ कहना चाहेंगे? अंबालाल जी सर, सविता जी मैम, आज के ऑनलाइन सेशन पर अगर कुछ भी विचार हो, कुछ आप कहना चाहें तो जरूर रखें। उमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पूरे सत्र में जुड़े और मार्गदर्शक के तरह से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जरूर। और दुर्गेश जी मैम का भी बहुत धन्यवाद, सीबीओ मैम, उनका भी मार्गदर्शन आज हमें मिला। और भी कोई सर मैम अगर कुछ कहना चाहें तो जरूर आमंत्रित हैं अभी। साथियों, बोलना तो चाहिए अपने को, एपीएफ की ओर से अपने को इतना सहयोग मिलता है इन लोगों की ओर से, हर तरह से बहुत पॉजिटिवली ये हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें बहुत अच्छे से आगे के मैसेज कन्वे करते हैं, और जो भी इनोवेशंस हैं हर तरह इनकी सक्रिय सहभागिता रहती है। अपने इस विभागीय जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं, समय समय पर उनके लिए पीपीटी तैयार करना और पीपीटी तैयार करके हम तक उसको कन्वे करना। तो मैं चाहूँगी कि अपने साथियों में से जो अभी यहाँ हैं वो ज़रूर अपनी बात को कहें। हाँ जी, जी सर, हेलो जी मैम बोलिए। हाँ बोलिए। आज की मीटिंग में हमें ये बच्चों की चुनौतियां और इनके बारे में पता, उसके बाद साझा की, और उन चुनौतियों के बाद हमें क्या करना है, विद्यालय खुलने के बाद बच्चों के साथ क्या काम करना है, इसके बारे में हमें जानकारी मिली और बहुत ही और उसके प्रयास के बारे में पता चला। जी मैम बहुत धन्यवाद। नूर मोहम्मद जी सर ने भी माइक ऑन किया, सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सर हेलो, आवाज आ रही है क्या सर? हेलो जी सर, आवाज आ रही है, अच्छे से आ रही है सर, बोलिए सर। बता रहा था सर, हमारे कोरोना काल में लेकर के बहुत सारी चुनौतियां हैं। अब जो कि प्राइमरी एजुकेशन ओपन होने जा रहे हैं स्कूल्स, तो इसमें बच्चों में एक तरह से भय का माहौल भी है कि हम बहुत सारा भूल गए, क्या होगा क्या नहीं होगा, सर पीटेंगे और डांटेंगे। तो हमें, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम बच्चों में एक आत्मविश्वास जगाएं और 2-4 दिन उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आधारित एजुकेशन दें, जिससे वो भावनात्मक रूप से जुड़ाव रहे और बीच बीच में स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करते रहे, जिससे उनको ये नहीं लगे कि हमारे ऊपर कोई बोझ है या हम पढ़ने जा रहे हैं। उनको ये लगे कि हम खेलने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, और वो उसी के साथ साथ सीखते रहे। जब भावनात्मक रूप से उनका जुड़ाव हो जाए तो धीरे धीरे उनको सरल से कठिन की ओर ले जाया जाए, तो इससे हमें बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, मेरी ये सोच है। बहुत अच्छी बात कही है सर आपने, ये कि आत्मविश्वास डेवलप किया जाए, उनमें कॉन्फिडेंस, उन्हें ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं हो कि हम इतने दिन में सब कुछ भूल गए। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस जब आप उनमें डेवलप कर देंगे, तो क्योंकि मैडम ने, आदरणीय सीपीओ मैडम ने भी चर्चा की थी कि 12 नवंबर 2021 को NAS यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे एक परीक्षा होगी, उसकी बुकलेट्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और उस ये परीक्षा पहले 2017 में हुई थी, नवंबर 2017 में हुई, और तब अपने राजस्थान को दूसरा स्थान मिला था। यकीन मानिए ये सब आप लोगों के प्रयासों से ही संभव हो पाया था कि पूरे भारत में राजस्थान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। ये इसका सारा श्रेय हमारे शिक्षक वर्ग को ही जाता है, हमारे बच्चों को भी जाता है। शिक्षक वर्ग को इसलिए कि उन्होंने एक अद्भुत प्रयास किया बच्चों के साथ में, और बच्चों ने उसका परिणाम भी दिया। उम्मीद करती हूँ
कि अभी जो 12 नवंबर को ये परीक्षा होगी, जिसमें कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 और कक्षा 10 इसकी ये एग्जाम होगा। आप सोचिए, बोर्ड परीक्षाओं में परिणाम तो सिर्फ एक बार का नजर आता है कि हाँ स्कूल का 80% रहा, वहाँ का उस जिले का इतने % रहा, लेकिन गणित का उसका पता नहीं लग पाता इतना, केवल ये रहता है 10वीं का परीक्षा परिणाम उस स्कूल का अच्छा रहा। यहाँ हमारे पूरे जिले का ही नहीं, सबसे पहले हमारी उपलब्धि होगी कि हमारे स्टेट का एक बहुत अच्छी रैंक अब तक जो दूसरी मिली है, तो हम दूसरे स्थान तक ही राजस्थान को ले जाएं, वहां तो स्थिर रहे प्रथम पर लाने का प्रयास आप सब ऊर्जावान साथियों के माध्यम से ही होगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि राजस्थान में भी जो टोंक जिला, हमारा जिला यानी, वो 9वें स्थान पर था। हमारा प्रयास रहे कि बच्चों में समझ को विकसित करने की कोशिश करें। हम समझ विकसित करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करना होगा, जैसे कि चर्चा हमारी हो चुकी है कि बच्चों के साथ हमें जुड़ना होगा, और जब हम आत्मिक जुड़ाव रखेंगे तो उनमें आत्मविश्वास स्वतः विकसित होगा, और उन्हें हमको अवसर देना होगा, हम लोगों को, बच्चों को, कि वो कुछ करें। जो भी हम उन्हें पढ़ाएं, जो भी समझाएं, उसमें सबसे पहले उनकी रुचि जागृत हो। रुचि जागृत होगी तो अपने आप वो स्वतः उस चीज को सीखते चले जाएंगे। क्योंकि आप लोगों के भी अवकाश का समय हो रहा है, तो दिलीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वेबिनार के माध्यम से बहुत सारी बातें बताई, और उम्मीद करेंगे कि हम आने वाली इस NAS परीक्षा में अपने जो कक्षा 3, 5, 8वीं और 10वीं के स्तर को बेहतर बनाने का अपना प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के लिए भी गर्व की बात है कि एक ही दिन, एक ही समय पर, और सारे बच्चे एकजुट होकर के एक साथ वो परीक्षा देंगे, और उसमें हम अपने जिले का ही नहीं वरन अपने स्टेट के नाम को भी आगे ले जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। थैंक यू दिलीप जी। थैंक यू मैम। और जो संभागी जुड़े, साथी जुड़े, उन सभी का धन्यवाद, आभार। राजेंद्र भाई, आप कुछ कहना चाहें आखिर में, नहीं तो हम सत्र को समाप्त करते हैं यहाँ पर। हाँ नहीं ठीक है, काफी विस्तार से बात हुई है, और मैम ने बात रखी है, और इसी भी मैम ने बात रखी है, आप सभी ने काफी अच्छी बात रखी है, और भविष्य में इस प्रकार की हम ऑनलाइन मीटिंग करते रहेंगे। ये हम निवेदन भी कर रहे हैं आप सभी से, और इसकी जरूरत भी है, क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी हैं हमारे सामने। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद, और मुझे इतना ही कहना बस। बिल्कुल, तो सभी का धन्यवाद। बैक बटन दबा के सभी लीव कर सकते हैं। थैंक यू।